हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के एमटीजी के पीवाईक्यूज करेंगे। अगर आपके पास एमटीजी की पीडीएफ है तो प्लीज उसे ओपन कर लीजिए, नहीं है तो आपको शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर हम अपडेट कर दिए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की में मिल जाएगा। एडिशन देख लेना कि कौन सी एडिशन है, वैसे उस हिसाब से ओपन कर लेना। मेरे पास शायद पुरानी एडिशन है, नई एडिशन नहीं है। तो एमटीजी के अंदर तुम्हें सारे के सारे तुम्हें पीवाईक्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर के जितने ज्यादा पीवाईक्यूज तुम्हें मिले उतने ज्यादा तुम्हें समझ जाना चाहिए कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के पीवाईक्यूज करेंगे, तो तुम्हें दिख गया होगा यहाँ पे। हाँ, अब दिख जाएगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास 93। अरे एक सेकेंड रुक जाओ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तुम्हारे पास 93 पीवाईक्यूज है। अगर ये मान लो 3 साल पुरानी भी बुक है, तो भी 30 सालों में तुम्हारे पास 93 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें क्वेश्चंस करके ही समझ आएगा, इसलिए अगर तुम क्वेश्चंस को अवॉइड करते हो तो तुम्हारी गलती है, तुम्हारा नीट क्लियर नहीं होगा अनलेस कि तुम क्वेश्चंस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो, फोकस दो, ठीक है। एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन शेयर हो जाए और क्या मुसीबत है। ओके, तो अब हम लोग चालू करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ठीक है। तो एक सेकेंड, बस हो गया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट मेरे लिए था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, वो अपना क्या कहते हैं, ड्रग्स वाला पार्ट। ड्रग्स वाला पार्ट मेरे लिए काफी था कंफ्यूजिंग, बट कोई बात नहीं, जब तुम टेस्ट देते हो, क्वेश्चंस करते हो, तो वो चीजें क्लियर होती जाती है, ठीक है। तो पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सबसे पहला क्वेश्चन। ओके, चलो शुरू करते हैं। Transplantation of tissues. Transplantation of tissues, organs, fails often due to the non-acceptance by the patient's body. Which type of immune response is responsible for such rejections? Which type of immune response is responsible for such a rejection? तो देखो, अच्छा, अगर आई डोंट नो इफ आई सेड दिस क्योंकि मैंने बीच में पॉज किया था। इस वाले वीडियो में वी आर डूइंग पीवाईक्यू जो एमटीजी की बुक्स में है। तुम्हें एमटीजी की बुक पीडीएफ, तुम्हें एडिशन पीडीएफ वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। इसके पैरेलल एक और सीरीज चल रही है हमारी 100 MCQ सीरीज, जहाँ पे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। फिलहाल तो अभी बायो चल रहा है, ठीक है। जब तुम ये वीडियो देखोगे पता नहीं कितने आ चुके होंगे, तो तुम जाके देख सकते हो। ये दूसरी सीरीज है जहाँ पे हम सिर्फ पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जो कि इसके बारे में भी हम बता चुके थे कि हम लोग पीवाईक्यूज वाली सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, तो ये पीवाईक्यूज वाली सीरीज है, ठीक है, सीरीज है। चलो अब शुरू करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल मीडिएटेड, है ना, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसप्लांटेशन करते वक्त। जो रिजेक्शन होती है ना ऑर्गन्स की, तो इसको मीडिएट कौन करता है? सेल। अब क्यों ऐसा होता है कि सेल के ऊपर तुम्हारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स बेसिकली शुगर प्रोटीन होते हैं या शुगर होते हैं, कुछ शुगर्स होते हैं, शुगर होते हैं, हाँ। ये जो शुगर्स होते हैं, ये बेसिकली आइडेंटिटी की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? आइडेंटिटी की तरह। कि तुम्हारे हर तुम्हारे बॉडी के सेल पे एक पर्टिकुलर टाइप का शुगर लगा होगा। अगर ये शुगर ऐसा है और दूसरे के बॉडी में ये शुगर ऐसा मतलब एक सेकंड रुको, ये शुगर ऐसा है, तो ये तुम्हारे बॉडी से डिफरेंट हो गया। तो अगर तुम इस बॉडी के ऑर्गन्स अपने बॉडी में लगाओगे तो ये ग्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुगर मैच नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, माल्ट constitutes about how much percent of the lymphoid tissue? तो माल्ट constitutes how much? 50%, है ना। माल्ट का कोई फुल फॉर्म बताओ। ये तो 50% है फॉर श्योर, है ना।
एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी, तुमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई नहीं है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि माल्ट एग्जैक्टली कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि माल्ट का जो ये वाला लाइन है ना, कि माल्ट दिस इज एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन। तो जब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि बायो बायो के सारे 99% या 90% क्वेश्चन मान लो एनसीईआरटी की लाइन उठ के आती है, तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करने के लिए, तो चैप्टर खोल के बैठा करो, वहां पे मार्क किया करो कि ये कौन सा कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में तुम्हें वो इजी लगने लगेगा जब तुम उसे रिवाइज करोगे, ठीक है। माल्ट का होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue, mucosa associated lymphoid tissue, एंड ये होता है 50% ऑफ द lymphoid tissues in the human body. Third question, which of the following sets of disease is caused by bacteria? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आ भी चुके हैं। हम लोग जब टेस्ट भी देते थे तब भी ये क्वेश्चन आते थे कि वायरल डिजीजेस कौन से हैं, बैक्टीरियल कौन से हैं, प्रोटोजोन के कौन से डिजीजेस है, फंगल कौन से हैं, तो इन सबको सेग्रीगेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तुम देखो, अब यहाँ पे तुम्हें नहीं आता, तुम बस ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। कोलेरा बैक्टीरिया है, टेटनस बैक्टीरिया, तो मुझे तो आंसर ए लग रहा है, ठीक है, मुझे आंसर ए लग रहा है। अब हम लोग बाकी देखते हैं बाकी आंसर क्यों नहीं है, ठीक है, आंसर तो ए है। टाइफाइड हमारा बैक्टीरिया है, स्मॉल पॉक्स हमारा वायरल डिजीज है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। टेटनस बैक्टीरिया है, मम्स अगेन वायरल है, हर्पीस वायरल है मेरे ख्याल से, इन्फ्लुएंजा भी वायरल है, तो आंसर हो जाएगा कोलेरा एंड टिटनस, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, हाँ भाग गया, हाँ चलो, which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV? तो HIV के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। एड्स और HIV का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV का क्या मतलब है, वायरस, HIV नाम है वायरस का, है ना, जो क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। तो ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एड्स सॉरी HIV कैसा वायरस है, एनवेलप्ड है, नॉन एनवेलप्ड है, किस टाइप का उसके पास डीएनए मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है या डबल स्ट्रैंडेड है, जो भी है, बट ये क्या बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन है ये, नीट एक सेकेंड, हाँ ये है नीट फेज 2 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा है कि HIV के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन सा सही है। फर्स्ट वन, HIV इज एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये तो एनवेलप्ड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। बी, HIV इज एनवेलप्ड that contains two identical molecules of single stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase, ठीक है। सी, HIV इज unenveloped, ये तो गलत है क्योंकि वो enveloped होता है, ठीक है। HIV does not escape but attacks the acquired immune response, यहाँ पे ना आंसर तुम्हारा बी बनेगा और डी बनेगा दोनों, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें बोनस मिला था शायद, नीट 2016 का फेज 2 का क्वेश्चन है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये वाला ना आंसर की में हमें बी और डी दिया हुआ है, और आंसर भी इसका बी और डी ही बनता है, ठीक है। तो ये इसको याद रखना कि HIV, अगर तुम्हें एनसीईआरटी तुम्हारे पास खुली हुई है या नोट्स बना रहे हो कहीं पे, तुम नोट कर लेना कि HIV एक एनवेलप्ड वायरस होता है, होती है, जो भी है ना। इसके पास दो स्ट्रैंड होते हैं, किसके किसके दो स्ट्रैंड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो ये एक आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड वाला, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ठीक है। और इसके पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इसके पास दो मॉलिक्यूल्स है, और ये एस्केप नहीं करता, रादर अटैक करता है किसको, एक्वायर्ड इम्यून के रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जब किसी को एड्स होता है ना, तो वो बंदा एड्स से नहीं मरता है, वो बंदा किसी और बीमारी से मर जाता है, क्यों, क्योंकि जिसको एड्स होता है उसको उसका जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल सर्दी बुखार को भी ठीक नहीं कर पाता, इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो जाता है। इसके नाम को देखो, तुम्हारे पास अक्वायर्ड
इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम ही डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी खांसी बुखार जुकाम कुछ भी होगा, तो वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। और तुम मतलब नॉर्मल फीवर से किसी की मौत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसके पास उसको एड्स था और एड्स में इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर दिया, तो उसको बुखार से उसकी मौत हुई है रादर देन एड्स से, ठीक है। एड्स उसे बीमारी है, लेकिन उसकी जो मौत होती है वो किसी और वजह से हो जाती है। इसलिए कहते हैं एड्स जो है वो एक टर्मिनल डिजीज होता है, जस्ट लाइक कैंसर, है ना। एड्स का क्या मतलब होता है कि एड्स का कोई ऐसा मतलब यूजली ये तो डायग्नोज ही बहुत लेटर स्टेजेस में होता है, तो इसलिए इसको बंदा बच नहीं पाता, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही ये हो जाता है, ठीक है। तो फोर्थ वाला हो जाएगा BND, ठीक है। फिफ्थ वन एंटी वेनम इंजेक्शन। Antivenom injection contains preformed antibodies, while polio drops that are administered into the body contain what? तो जो एंटीवेनम होता है, जैसे ये जहर है ना, जहर जैसे कि तुम स्नेक बाइट में स्नेक बाइट की वजह से हमारे पास हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, जहर फैल जाता है। तो उसके लिए हम एंटीवेनम यूज करते हैं, राइट। तो उसके लिए जो एंटीवेनम यूज करते हैं वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है। अब समझो तुम, एंटी वेनम में तुम्हें एंटीबॉडीज इंजेक्ट क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि जब तुम्हारे पास स्नेक बाइट होता है ना, तो जब तुम्हारे पास स्नेक बाइट होता है, तो यहाँ पे बॉडी में डायरेक्टली वेनम इंजेक्ट होता है फ्रॉम द ड्यू टू द स्नेक बाइट, है ना। तो जब तक अगर तुमने कोई इनएक्टिव पैथोजन इंजेक्ट कर दिया एज योर इंजेक्शन, है ना, तो जब तक वो एंटीबॉडीज बनाएगा तब तक बंदा मर चुका होगा, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें सावधानी से और लॉजिकली काम लेना है कि जहर फैलने से रोकना है। तो अगर तुम डायरेक्टली एंटीबॉडीज ही इंजेक्ट कर दोगे तो बॉडी को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इस एंटीबॉडीज की मदद से इस वेनम को तोड़ पाएगी, राइट। लेकिन पोलियो ड्रॉप्स इमीडिएटली एक्ट नहीं करता ना, मतलब पोलियो जब अगर किसी को होता है तो वो इमीडिएटली एक्ट नहीं करता है ना। तो इसमें हम क्या एटेन्युएटेड पैथोजेंस देते हैं। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि पैथोजन को हम थोड़ा सा वीक कर देते हैं, इसको वीकेंड पैथोजन भी कहते हैं, कि तुम पैथोजन को तुमने थोड़ा सा वीक कर दिया और बॉडी खुद ब खुद ही उसने एंटीबॉडीज बना लिया, क्योंकि इमीडिएटली यहाँ पे रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती है। तो एंटीबॉडीज खुद बन जाती है एंड पोलियो नहीं होता बंदे को, राइट। तो स्नेक बाइट के केसेस में तुम्हें एंटीबॉडीज देनी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो जहर फैल जाएगा, जब तक बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तब तक बंदा खत्म हो चुका होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, राइट। इसीलिए हम एंटी वेनम में एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, जबकि पोलियो में हम एटेनुएटेड पैथोजेंस इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, 6 क्वेश्चन आधा इधर आधा उधर है, तो देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए कौन सा नॉट ट्रू है? तो बच्चे इसमें गलत करते हैं, ये नॉट ट्रू और ट्रू नहीं देखते। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो यार मेक इट अ पॉइंट टू ऑलवेज मार्क इन द क्वेश्चन ट्रू है नॉट ट्रू है, क्या पूछा है। मतलब आजकल ट्रिकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इसमें से गलत ऑप्शन निकालो, A B, या फिर A and D, C and D, A and D। तो इसमें पूछते कि गलत ऑप्शन निकालो, और बंदा सही ऑप्शन टिक करके आ जाता है, -5 हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, 6 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन। देखो, म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल। एक सेकंड रुको, mutations inactivate the cell control, mutations inhibit production of telomerase, ठीक है। इसके बाकी दो ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, म्यूटेशंस इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल, म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर, म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर। अब देखो ऑप्शन बी क्या है, म्यूटेशंस इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, और ऑप्शन डी क्या है, म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर। देख लो, फिर से देख लो, ऑप्शन डी है हमारे पास म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर, और यहाँ पे ऑप्शन बी है म्यूटेशंस इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। दोनों ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, तो आंसर भी इन दोनों में से ही होना चाहिए, ऐसा लॉजिकली सोचा जा सकता है, बट नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे कि which of the following is not true। पहले तो पूछा कि नॉट ट्रू बताइए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है, हमें फॉल्स चाहिए, है ना। म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल यानी कि सेल का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो क्या करती है, डिवाइड करती जाती है। और जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है ना, नॉर्मल सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है कि जब एक सेल बड़ा हो रहा है और वो दूसरे सेल के सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ रहा होता है ना, तो वो रुक जाता है, वो ग्रो नहीं करता आगे। क्यों? क्योंकि ग्रो करने की जगह भी तो नहीं है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का, सॉरी कैंसर सेल्स में जब म्यूटेशन हो जाता है, तो ये जो सेल जब बड़ा हो रहा है ना, इसके बगल में एक और सेल है, एक सेल, ये सेल है, और ये एक और सेल। तो जब ये वाला सेल बड़ा होगा ऐसे, तो ये वाला जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये रुकेगा नहीं, ये और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, सो इट्स कॉल्ड ए ट्यूमर, राइट। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे कि यहाँ पे ट्रू क्या नहीं है, फॉल्स क्या चीज है। तो म्यूटेशन इनएक्टिवेट सेल कंट्रोल, ये तो बिल्कुल सही बात है ना यार, सही में सेल का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो म्यूटेट हो चुकी होती है, तो वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, तो सेल कंट्रोल उसमें कहीं से भी नहीं होता, बिल्कुल सही है। म्यूटेशंस इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, ये बात गलत है और ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, आंसर हमारा बी ही बनेगा। ठीक है, देखो, अब जाओ यहाँ पे ऑप्शन सी पे, म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल। म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब कोई जीन होता है, ठीक है, हमारे बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स हैं जो कैंसरस बनने के प्रोबेबिलिटी रखते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, है ना। तो जब इनमें जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स में अगर म्यूटेशन होता है तो ये सेल साइकिल को एक्सेलरेट कर देता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, बिल्कुल सही है ये आंसर, मतलब ऑप्शन, है ना। म्यूटेशंस डिस्ट्रॉय टीलोमरेज, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। म्यूटेशंस इनहिबिट, इनहिबिट नहीं करता, वो डिस्ट्रॉय कर जाता है, डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर। ठीक है, चलो, 7th question, in higher vertebrates the immune system can distinguish cell and non-cell. If this property is lost due to genetic abnormality, it attacks cells and this leads to, बताओ, leads to what? ऑटो इम्यून डिजीज ना, जब भी तुम्हें सेल नजर आ जाए तुम बस ऑटो इम्यून डिजीज मान के आ जाना, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जब हायर वर्टिब्रेट्स में यार देखो, रियोमेटाइड आर्थराइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है ना। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी खुद के सेल को ही मारने लग जाती है, उसे खुद ही कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना आस्तीन का सांप, सेम चीज। ठीक है, तो इसमें 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन हम देखिए, if you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence। अगर तुम्हारे पास एंटीबॉडीज की कमी तुम्हें नजर आ रही, तुम्हें लग रहा है कि एंटीबॉडीज की कमी है, तो तुम कौन से इनमें से कौन से टेस्ट करवाओगे, है ना, कंफर्म करने के लिए क्या करवाओगे। तो हीमोसाइट्स, तो यार हीम से पता लग रहा है कि कुछ आरबीसी से कुछ रिलेटेड होगा, आई डोंट थिंक सो ये आंसर होना चाहिए। सीरम ग्लोब्युलेंस, ये आंसर हो सकता है। फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा, नो। सीरम एल्ब्यूमिन, नो। आंसर होगा बी, सीरम ग्लोब्युलिन। क्यों? क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज होती है वो होती है इम्यूनो ग्लोब्युलिन। इस ग्लोब्युलिन वर्ड से समझ आया कि सीरम ग्लोब्युलेंस करवाओगे तो। ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन होता है, लेकिन एंटीबॉडीज जो होती है वो ग्लोब्युलिन प्रोटीन होती है, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, 8 का हो जाएगा डी। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, which of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage in human milk। सिंपल आंसर है आईजीए, है ना, आईजीए। आईजी होता है मदर्स मिल्क में। ठीक है, आईजी, हाँ चलो सही है, आईजीए होता है ह्यूमन के मिल्क में। ठीक है, चलो, 9th हो गया, 10 and 11।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं ना कि वायरल बताओ, बैक्टीरियल बताओ, प्रोटोजोन बताओ, तो ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर तब तुम एमबीबीएस में पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी बेसिक चीजें लगेंगी कि ये प्रोटोजोन डिजीज आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है ना। जब बच्चा अभी नीट की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस में जाने की तैयारी कर रहा है, तो उसे इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोन, बैक्टीरियल, वायरल वगैरह। तो ये वाला 2015 का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हारे कुछ नाम दिख रहे होंगे जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, तो अब तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ प्रोटोजोन। सिफिलिस एक वायरल होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल होता है। ब्लास्टोमाइकोसिस प्रोटोजोन तो नहीं है ये, बेबीओसिस प्रोटोजोन है। ठीक है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट हाँ आ चुका है तो पढ़ लीजिए। 11th क्वेश्चन, ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन द पेशेंट ड्यू टू, हमने पढ़ लिया था सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल ऑलरेडी, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन, मैच ईच डिजीज विद इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। ट्यूबरक्लोसिस, whooping cough, डिप्थेरिया एंड पोलियो। चलो पोलियो का कर लेते हैं, पोलियो का हमने किया हुआ है। पोलियो में हमने क्या किया था, पहले तो बताओ पोलियो। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि मैच ईच डिजीज दिख रहा होगा। मैच ईच डिजीज विद करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। इसमें आंसर देखो तुम्हारा क्या बनेगा, देखो ट्यूबरक्लोसिस। एक तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया का कुछ आएगा, वायरस तो नहीं आएगा, टॉक्सिन भी नहीं आएगा, किल्ड बैक्टीरिया या हार्मलेस बैक्टीरिया। तो ट्यूबरक्लोसिस में तुम्हारे पास हार्मलेस बैक्टीरिया आ जाएगा, हार्मलेस बैक्टीरिया से काम हो जाएगा तुम्हारा। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 पहले में है। ठीक है, वह देखो होपिंग कॉफ में तुम्हें किल बैक्टीरिया, क्योंकि ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज ही है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास बी का आ जाएगा 3, बी का आ गया 3, बिल्कुल सही है। ठीक, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में तुम देखो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन या वायरस। देखो पोलियो एक वायरस है, ये हमने पढ़ा भी है कि पोलियो का क्या होता है कि हम इनएक्टिवेटेड, मतलब क्या कहते हैं, एटेन्यूएटेड पैथोजेंस बात किया था ना, तो वो इसका मतलब ये होता है हार्मलेस वायरस। पोलियो हो जाएगा 1, डिप्थेरिया हो जाएगा 2, whooping cough 3 एंड ट्यूबरक्लोसिस 4। ठीक है, खिचड़ी बन गई है पूरी की पूरी। यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर है पहला वाला, A4B3C2D1, बिल्कुल सही है ये आंसर, चेक कर लीजिए। चलो हो गया। 13th क्वेश्चन, एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका फीड्स ऑन। आई थिंक ये अमीबाइसिस करता है ना, अमीबाइसिस। एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन को, हाँ मतलब ये करता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे अटैक करता है ना। तो फूड इन इंटेस्टाइन, ब्लड ओनली, एरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ द कोलॉन, या म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलॉन ओनली, बताइए। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एरिथ्रोसाइट्स पर भी, म्यूकोसाई, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड कोलॉन, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ द कोलॉन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी हो जाएगा। यही है आंसर इसका। फैक्ट है, आपको याद रखना है कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका आरबीसी पर फीड करता है, और जो कोलॉन है उसके म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के लेयर पर भी फीड करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको याद करना है क्योंकि ये 2015 का क्वेश्चन है, तो तुम्हें तब पता होना चाहिए। अगर कभी टेस्ट सीरीज वगैरह में आ गया तो तुम स्कोर कर पाओ। ठीक है, 14th, HIV that causes AIDS, HIV that causes
हम्म, क्या है यार? हम्म, चलो कोई नहीं, 14th, नहीं 14th करिए। चलिए, इसमें क्या, HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, ये बहुत आसान है, देखिए। देखो, HIV का काम ही यही होता है, तो सबसे पहले जाके हेल्पर टी लिम्फोसाइट को जाके डिस्ट्रॉय करता है। क्यों जाके डिस्ट्रॉय करता है? क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है, हेल्पर नाम है ना इसका, ये हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने में। तो इसको ही जाके अगर हमने अटैक कर दिया, मतलब हमने मैनेजर को ही जाके, या किसको जो होता है ना, असिस्टेंट होता है या जो भी है जो काम कराने में हेल्प करता है, उसको ही जाके हमने पकड़ लिया, तो वो बना ही नहीं पाएगा एंटीबॉडीज, है ना। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। HIV causes AIDS first starts destroying helper T lymphocytes, ठीक है। ओके, मेरा पेन कहाँ गया यार? 15th, what is the particular type of drug that is obtained from the plant whose flowering branch is shown here? है किसका ये, देखो बताओ। भी डायग्रामेटिक बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और ये डायग्राम एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा हेलोसिनोजन, ठीक है। ये हो जाएगा हेलोसिनोजन। अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसका तुम ट्रिक बना लो, जैसे याद करना याद करो, बट इस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अगर बनाने होते हैं ना एग्जामिनर को, तो इस टॉपिक से जरूर बनाता है। क्वेश्चन टफ भी बनते हैं, और अच्छा लेवल बन जाता है पेपर का। तो हेलोसिनोजन होता है ये वाला प्लांट, ठीक है। चलो, 16th, at which stage of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS, बताइए। Within 15 days of sexual contact, not so really. When the infected retrovirus enters host cell, नहीं, जब वो host cell में enter करने के काफी दिन बाद हमें symptoms नजर आते हैं। When HIV damages large and ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये। तो जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है, तो हमारे पास सिम्टम्स नजर आते हैं, क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज बनाने में, बेसिकली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाता, क्योंकि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स डैमेज हो चुके होते हैं। इसलिए तो आंसर तो हो जाएगा सी, व्हेन द वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये नहीं है मेन, इसका आंसर ये होता है कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को उसने अटैक कर दिया, इस वजह से तुम्हारा क्या कहते हैं सिम्टम्स नजर आता है एड्स का, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। चलो, 17th क्वेश्चन, इन्फेक्शन ऑफ एस्caris यूजुअली अकर्स बाय सीसी फ्लाई। सीसी प्रोनाउंस करते हैं यार, हमको नहीं पता, ठीक है। CC fly, whatever it's. CC fly, mosquito bite, drinking water containing eggs of ascaris, eating imperfectly cooked pork. Infection of ascaris, तो ascaris जो होता है, हाँ, contains eggs, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये वाला। Drinking water containing eggs of ascaris, आंसर हो जाएगा सी। ये किसी मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है, ये फ्लाई से नहीं होता है, ठीक है। साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, या शायद नहीं दिया हुआ है, बट हाँ एस्कैरिस होता ही है। अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक कर लो, तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है एस्कैरिस। मैं एनसीईआरटी चेक कर लेना, ठीक है। इस चैप्टर में तुम्हें सारी चीजें याद ही रखनी है, सच देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, कि ये बीमारी अगर किसी चीज से होती है तो वो उसका एक कोई रीजन नहीं है कि क्यों इससे हो रहा है उससे क्यों नहीं हो रहा। तुम्हें तो याद ही रखना पड़ेगा, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी के लिए क्या सही है? डायरेक्ट ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। एसटीडी के लिए क्या सही है? A person may contact syphilis by sharing milk with one already suffering from the disease. देखो, मिल्क, क्लोथ्स, खाना पीना शेयर करने से नहीं होता है, ये सोशल स्टिग्मा है, ठीक है।
तो मिल्क वगैरह शेयर करने से बिल्कुल नहीं होता, बकवास है ये। हीमोफीलिया इज वन ऑफ द एसटीडीज, बिल्कुल गलत। जेनेटल हर्पीज, सिकल सेल अनीमिया आर बोथ एसटीडीज। ये कब से हो गया यार? हर्पीज तो है, सिकल सेल एनीमिया कोई एसटीडी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चांसेस ऑफ अ 5 year बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी आर वेरी लिटिल। क्यों बताओ? क्योंकि एसटीडी का क्या मतलब होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना। तो अगर ये सेक्सुअल एक्टिविटी से होता है तो 5 year के बच्चों को बहुत ही ज्यादा रेयर केस होती है कि उसको कोई एसटीडी हो सके। एंड शेयरिंग नीडल्स इस वजह से भी होता है ना। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ नीडल शेयर कर लेते हो, इन स्टेराइल नीडल्स शेयर कर लेते हो। फिर जब मेनली होता किस लिए है कि जब आप बॉडी फ्लूइड्स, दो लोगों के बॉडी फ्लूइड्स मिक्स हो जाते हैं, तो इन्फेक्टेड क्या अगर तुमने मिक्स कर दिया, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से बॉडी फ्लूइड्स मिक्स होते हैं, तो वहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो 5 year के बच्चे में बहुत कम नजर आएंगे तुम्हें। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। Identify the site where Wuchereria bankruptcy is normally found in the human body. चलो, Wuchereria bankruptcy आई थिंक ये एलिफेंटाइसिस करवाता है ना। स्वोलन फुट हो जाता है या स्वोलन हो जाता है, जो भी, ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में मिलता है तुम्हें, सब नॉट रॉन्ग, है ना। तो मसल्स ऑफ द लेग, मसल में नहीं मिलता, इट्स मोर लाइक लिम्फ सिस्टम में हो जाता है। जहाँ पे तुम्हें लिम्फ नजर आएगा वो सही होता है। मसल्स ऑफ लेग तुम वेट कर सकते हो, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लो, नॉट डायरेक्टली मसल्स ऑफ द लेग। जस्ट बिकॉज एनसीईआरटी में तुम्हें एक लेग की फोटो दी है जो एलिफेंट जैसा फूला हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लेग में नजर आए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन देख लो तो मसल्स ऑफ द लेग में दिया हुआ है। बच्चे ये मार के आगे बढ़ जाएंगे। ब्लड वेसल ऑफ द थाई रीजन, नहीं, ब्लड वेसल में नहीं होता है, ये लिम्फेटिक वेसल में होता है। स्किन बिटवीन द फिंगर, नहीं, लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब, ये बिल्कुल सही बात है। 19 का हो जाएगा डी। चलो, 20, which one of the following is a hallucinogenic drug? ठीक है, 20, कैफीन, मॉर्फिन, लिस्ट्रोजिक एसिड, डाइथैलामाइड या फिर ओपियम। बताओ बताओ। हेलुसिन हेल क्या हो गया? हेलो हेलुसिनोजेनिक होगा तुम्हारा मॉर्फिन, और कैफीन तो नहीं है यार, यही होगा लिसर्जिक एसिड। ओपियम भी नहीं होता। हाँ, ऑप्शन हो जाएगा सी, लिसर्जिक एसिड डाइथैनामाइड। ठीक है, ये है तुम्हारा हेलुसिनोजेनिक। प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करिए। चलो, 21, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम occurs in motile zygote of plasmodium occurs in 21, गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस सेरेब्री ग्लैंड एनोफिलिस ह्यूमन आर्टिस। देखो, ये यही बात है, तुम्हें याद रखना होता है कि प्लाज्मोडियम में जो मोटाइल जाइगोट होता है वो गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस में होता है। ठीक है, विडाल टेस्ट इज कैरिड आउट टू टेस्ट टाइप्स, है ना। फेवरेट क्वेश्चन है हमारा, विडाल टेस्ट, टाइफाइड फीवर। मैरी मेलन को जानते ही होंगे, है कैरियर थी टाइफाइड के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ना कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाता है, जो बंदा रख के आया उसको नहीं पता होगा कॉमन कोल्ड और निमोनिया में क्या क्या डिफरेंस है। तो कॉमन कोल्ड जो होता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, URTI है ये, है ना। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? तुम्हारे पास नोज हो गया, तुम्हारा थ्रोट हो गया, बस इतना ही होता है। कॉमन कोल्ड में तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नोज, नाक बहने लगेगी तुम्हारी। बट निमोनिया में तुम्हारा एल्वियोलाई एल्वियोलाई इन्फेक्ट होता है, जहाँ पे तुम्हें एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है ना। तो जब ये होता है, तो ये जो एल्वियोलाई है वो लंग्स का पार्ट है, और लंग्स इज योर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये LRTI है, निमोनिया है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। Pneumonia is a communicable disease, whereas the common cold is a nutritional deficiency disease. देखो, कॉमन कोल्ड भी हमारा एक कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, इसको रखते हैं, ये तो गलत हो गया, कॉमन कोल्ड न्यूट्रिशन बकवास। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, whereas the common cold has no effective vaccine. Better answer. Pneumonia is caused by a virus, while the common cold is caused, देखो कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है ही नहीं। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई,
Whereas the common cold affects nose and respiratory passage but not the lungs. ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर. आंसर यही होगा. Pneumonia infects alveoli, whereas the common cold affects nose and respiratory passage but not the lungs. ये बिल्कुल सही है. ये बिल्कुल सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 24th क्वेश्चन लीजिए. 24. Which one of the following is not a property of cancerous cell? The rest the remaining three are. They compete with normal cell for vital. ये तो है. मतलब ये नॉर्मल सेल के साथ वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करते हैं. ये है. They do not remain confined in the area of formation. ये है. They divide in an uncontrolled manner. ये भी है. They show contact inhibition. ये गलत है. ये contact inhibition show नहीं करते हैं. तभी तो ये कैंसरस है ना यार. तो 24 का हो जाएगा डी. Which one of the following is not a property? They show contact inhibition. ठीक है. आंसर तुम्हें यार समझ आ ही गया होगा. They compete with normal cells. ये करते हैं. बिल्कुल करते हैं. They do not remain confined. ये भी करते हैं. They divide in uncontrolled manner. ये भी करते हैं. लेकिन ये contact inhibition show नहीं करते. यहाँ पे लिखा है कि show करते हैं. तो आंसर हो जाएगा हमारे डी. ठीक है. तो इसमें लोगों को अगर आंसर गलत होगा वो इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ग्रामेटिकल तरीके से इसको नहीं पढ़ा है. यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी नहीं होगा तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होगा. यहाँ पे लिखा हुआ शो करते हैं तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है. तो आंसर हो जाएगा हमारा डी. देख लो 24 क्वेश्चन हो चुके हैं. अभी नहीं हुआ है. Cirrhosis of liver is caused by the chronic intake of. इसमें बताओ. बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. Cirrhosis of the liver is caused due to alcohol. ये तो हमें पता ही है. ठीक है. पता होने के बाद भी अगर तुम लेते हो तो फिर यार क्या कर सकते हैं. Cirrhosis of liver is caused by the chronic intake of alcohol. बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. अगेन डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास. मैच द फॉलोइंग के साथ. अब ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं फैक्ट बेस्ड है. सब कुछ तुम्हें याद करना है, रटना है. ट्रिक्स बना के जैसे बना के तुम्हें समझ आए वैसे तुम पढ़ लो उसको. ठीक है. देखते हैं इसका. चलो आंसर देखते हैं. ये देख लेना दोनों ए और बी. ठीक है. देख मिनट हमको भी देखने दो. ये तो मॉर्फिन का स्ट्रक्चर लग रहा है. ये तो मॉर्फिन का लग रहा है मुझे. तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है. ऐसे ही मिल जाएगा ना. ऑप्शन डी से मिल जा रहा है. अच्छा एक सेकंड रुको. एक कॉल आ रही है. Okay. तो हम लोग देख रहे थे मॉर्फिन. हाँ. ओके. हाँ ये वाला था मेरा क्योंकि देखो आई डोंट रिमेम्बर द स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये हो जाएगा मॉर्फिन. मॉर्फिन के हिसाब से आंसर बनता है हमारा डी. है ना. आंसर बन रहा है हमारा डी. एज मॉर्फिन फ्रॉम पेपेवर सोमनिफेरम यूजेस हेलुसिनेशन सेडेटिव पेन किलर. आंसर हो जाएगा डी. देखो ये मेंस का क्वेश्चन है. जेई का क्वेश्चन है और इसको बायो में इंक्लूड किया हुआ है. तो क्योंकि ये हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है ना केमिस्ट्री में उसमें पूछा जाता है. आंसर हो जाएगा डी. देखो पूरा इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. सब कुछ ये होता है. ठीक है. फैक्ट बेस्ड है. 27. Where will you look for the sporozoites of the malarial parasite? तो हमें पता है कि स्पोरोजोइट्स जो होते हैं ना मलेरियल पैरासाइट वो तुम्हें कहाँ मिलेगा. सैलिवरी ग्लैंड्स में मिलेगा. है ना. स्पोरोजोइट्स. तो जब ये मॉस्किटो जब ये मॉस्किटो बाइट करता है ना इसके सैलिवरी ग्लैंड्स में जो स्टोर किए जाते हैं स्पोरोजोइट्स
वो ह्यूमन के ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। तो इससे तुम्हें पता होना चाहिए कि सैलिवरी ग्लैंड्स भी होना चाहिए। तो सलाइवा नहीं होता है, सलाइवा और सैलिवरी ग्लैंड्स में फर्क होता है। आंसर हो जाएगा डी। ओ शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, सलाइवा ही होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं होता। ओ अच्छा, देखो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनाफिलिस, तो ये गलत हो जाएगा। बेटर आंसर होता है सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल, ये आंसर हो जाएगा ना। अगर तुम्हें पूरा प्राउड हो तो यहाँ पे फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो है। फ्रेशली तो नहीं होता है ना, इन्फेक्टेड होता है। जो इन्फेक्टेड होगा उसके पास पोरोजाइट्स होगा। तो यहाँ पे पैसा ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो तुम लेके चला गया। चलो अब तक कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? हाँ, 27, 28 पढ़िए तब तक। 28, तुम्हें पता चल गया ना 27 में ए और डी में क्या दिक्कत है। नॉर्मली सैलिवरी ग्लैंड्स ही पकड़ोगे, बट यहाँ पे देखो फ्रेशली मोल्टेड है, जबकि यहाँ पे इन्फेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें इन्फेक्टेड नजर भी आ रहा है, सलाइवा भी नजर आ रहा है, नेफ्लेस तो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, चलो 27 हो गया। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट मैच ऑफ अ डिजीज विद इट्स कॉजेटिव, चलो डिजीज एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ इन्फेक्शन वगैरह पूछा है। चलिए, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी विथ इंस्पायर्ड एयर, ये गलत है ना। टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी से होता है बिल्कुल, लेकिन इंस्पायर्ड एयर से नहीं होता। ये होता है हमारा एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। तो ये तो गलत हो गया, करेक्ट पूछ रहा है हमसे, ये गलत हो गया। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सही है, एयर ड्रॉप इन्फेक्शन बिल्कुल सही है, ये बी सही आंसर होना चाहिए हमारा। आंसर 28 का बी ही है। चलो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या गलत है इसमें। ऑप्शन सी है एलिफेंटाइसिस व्हिच एरिया बैंक्रप्टी विद इन्फेक्टेड वाटर एंड ब्लड, नहीं विद इन्फेक्टेड वाटर ब्लड नहीं होता यहाँ पे, तो मस्कीटो बाइट होता है, मस्कीटो बाइट, मस्कीटो बाइट। हम्म चलो फिर मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवाक्स बाइट ऑफ मेल एनाफिलिस, भाई मेल नहीं करता ये काम, फीमेल का ही होता है, फीमेल। ठीक है, ये भी मेल से पूछा गया, देख रहे हो, मेल्स जेई मेल्स का क्वेश्चन है ये। चलो आंसर हो गया बी, देख लिया तुमने। चलो 29, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स, यार कॉमन कोल्ड अगर एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होता, इसका यही मतलब है कि कॉमन कोल्ड एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। एंटीबायोटिक्स वही उसी डिजीज को क्योर करेगा जो बैक्टीरियल होता है। क्या बोला, एंटीबायोटिक उसी डिजीज को क्योर करेगा जो बैक्टीरियल होता है। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है,
है ना। तो ये एंटीबायोटिक से कभी भी क्योर नहीं होगा क्योंकि ये कॉज बाय वायरस, बिल्कुल सही है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया गलत, नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ही नहीं बनता ना। यहाँ पे आप कुछ पूछा कुछ बता दूं कुछ और रहेगा। 28 का हो जाएगा ए। 30, रिंगवर्म इन ह्यूमन इज कॉज बाय, यार रिंगवर्म सिंपल सी बात है, रिंगवर्म फंजाई कॉज करता है। ठीक है, हो गया। चलो विडाल टेस्ट टाइफाइड देख लो। विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, कर लिया। 32 करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स, एड्स के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है। द एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग, टॉकिंग, उससे मतलब नहीं होता है। जब तक बॉडी फ्लूइड्स मिक्स ना हो तब तक तुम्हारा एड्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये एक सोशल स्टिग्मा है जैसा कि बताया था। कुछ जो फॉलोइंग करेक्ट पूछा है ये गलत है हमारे पास। ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल, ये बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि ड्रग एडिक्ट सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं एचआईवी इन्फेक्शन के लिए क्योंकि ये नॉन स्टेराइल नीडल्स यूज करते हैं। ठीक है। एड्स पेशेंट आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड 100% with proper care and nutrition. The causative HIV retrovirus enters helper T lymphocytes, thus reducing their numbers. ये सही लग रहा है। ठीक है, बिकॉज HIV का कोई क्योर नहीं है, इट्स नॉन क्योरेबल डिजीज है ना, तो ये तो गलत हो गया। देख लीजिए 32 का डी। 32 डी बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। चलो 33 देखिए, आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, इन्फेक्शन प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रियॉन्स में। तो जब तुम लिविंग वर्ल्ड या फिर, हाँ लिविंग वर्ल्ड या बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब तुम चैप्टर पढ़ते हो ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लास्ट पार्ट में तुम्हें वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन नजर आता है ना। तो इसको इसी ऑर्डर में याद रखिए, वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। वायरस, यहाँ पे तुम्हारे पास एनवेलप होता है, उसके अंदर तुम्हारे पास आरएनए या जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरॉइड, वायरस में कोई एनवेलप होता ही नहीं है, बस एक फ्री जेनेटिक मटेरियल होता है। और प्रियॉन में जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होता, ये सिंपल एक प्रोटीन ही होता है ना। ऐसे याद रखिए। आई होप आई मेड सेंस राइट ना, बहुत फास्ट हो गया बट चलो फिर से समझा देते। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट पेज पर तुम्हें नजर आएगा लास्ट में वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। ठीक है। वायरस क्या होता है, एक एनवेलप के अंदर तुम्हारे पास जेनेटिक मटेरियल हो गया, वो वायरस हो गया। वायरॉइड में एनवेलप नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। और प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही होता है, ऐसे याद रखिए। ये पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन, आंसर हो जाएगा प्रियॉन्स। ठीक है। 33 का बी। 34, select the correct statement from the ones given below. Barbiturates when given to criminals make them tell the truth. Morphine is often given to persons who have undergone surgery as a painkiller. ये तो सही लग रही है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो morphine is given to people who have undergone surgery as a painkiller, तो ये सही है। Chewing tobacco lowers blood pressure, गलत, high makes the blood pressure high. Cocaine is given to patient after, cocaine is not given to patient. Come on, morphine is given. Barbiturates नहीं, ये भी गलत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। कौन सा क्वेश्चन है, 34 का हो जाएगा बी। ठीक है। 35, so the following technique is safest for the detection of cancer. सेफ सबसे ज्यादा कौन सा है बताइए, बताओ। एमआरआई, रेडियोग्राफी, कंप्यूटर टोनोग्राफी, हिस्टोबायोलॉजी स्टडीज। देखो मेंस 2010 का क्वेश्चन है ये, आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई इज द सेफेस्ट डिटेक्शन, सेफेस्ट वे फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक है। चलो 36, person suffering from a disease caused by plasmodium experiences recurring chill and fever at the time when, कब recurring chill तुम्हारे पास होता है, जब आरबीसी को तोड़ के हीमोजोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होता है, तब तुम्हारे पास चिल एंड फीवर्स एक्सपीरियंस होते हैं। और ये होता है एवरी 48 आवर्स आई थिंक, हर 2 दिन पर। ठीक है। स्पोरोजॉइड्स, नॉट स्पोरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स रिलीज नहीं होता आरबीसी से, हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिन है जो रिलीज होता है, तो ये तो गलत हो गया। Trophozoites नहीं, parasite after its rapid multiplication inside RBC eruption में releasing the stretch to enter fresh RBC, ये सही लग रहा है, ये बिल्कुल सही है। भले इसमें हीमोजोइन नहीं दिया हो बट ट्रोफोजोइट्स नहीं है, स्पोरोजोइट्स नहीं है, माइक्रोगैमिट मेगागैमिटोसाइट्स तो है ही नहीं। 36 का हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए 37, which of the following statement is correct, benign tumors show the property of metastasis, metastasis
Heroin accelerates body function. तो करेक्ट पूछा है. Malignant tumor may exhibit metastasis. अच्छा, मेटास्टैसिस का क्या मतलब होता है? मेटास्टैसिस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस ऑर्गन में यहाँ पे एक ट्यूमर बना, तो यहाँ से कहते हैं इंग्लिश में स्लो ऑफ. ठीक है, स्लो ऑफ हो जाता है, मतलब कि यहाँ से टूट जाता है और वो कहीं और जाके नई जगह पे जाके एक ट्यूमर स्टार्ट करता है. उसको कहते हैं मेटास्टैसिस. और मेटास्टैसिस कौन दिखाता है? मेटास्टैसिस दिखाता है, दो टाइप के होते हैं, बेनाइन और मेलिग्नेंट. मेलिग्नेंट दिखाते हैं. ठीक है, तो बेनाइन ट्यूमर नहीं दिखाता है, ये गलत हो गया. Benign tumors show the property of metastasis. No, they are confined to one position. They do not show metastasis. 37 आंसर. ठीक है, हेरोइन डज नॉट एक्सेलरेट बॉडी फंक्शन. हेरोइन का क्या काम होता है? वो कम कर देता है बॉडी के फंक्शन को, है ना. डिप्रेसेंट होता है ये भी गलत हो गया. मैलिग्नेंट ट्यूमर में एक्सिबिट मेटास्टेसिस, ये बिल्कुल सही है. 37 का सी बिल्कुल सही है. 30 पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन सर्जरी या गिवन कैनाबिनॉइड्स, नहीं, अभी हमने पढ़ा था मॉर्फिन दिया जाता है, पेन किलर. ठीक है. 38, which of the following is a pair of viral diseases? Common cold, yes. AIDS, yes. आंसर हो जाएगा ए. डाइसेंट्री, प्लेग, देखो डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये पूरे के पूरे बैक्टीरियल है. डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, फुल बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है, डीपीडी ऐसे याद रखना है ना, डीपीडी. ठीक है. कॉमन कोल्ड एड्स है ही. तो जल जाएगा ना सर. कॉमन कोल्ड वायरल, एड्स वायरल, आंसर होता है ए. डिसेंट्री बैक्टीरियल, कॉमन कोल्ड वायरल. टाइफाइड बैक्टीरियल, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. रिंगवर्म फंगल, एड्स वायरल, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए. ठीक है. 39, which of the following match the disease with, अच्छा ठीक है चलो, एमीबाइसिस, डिप्थेरिया, कोलेरा, सिफिलिस. डीपीटी वैक्सीन क्या? ट्रेपोनेमा पैलिडम. सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है. 9-1, 9-1 एक ही में है. 39 का बी. ठीक है, 39 का बी. चलो, आंसर हो गया. देखो, चेक कर सकते हो तुम. सी का 4 हो जाएगा. कोलेरा यूज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी. क्यों? कोलेरा में क्या होता है? लूज मोशन होते हैं ना. तो लूज मोशन में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खराब हो जाता है बॉडी का. तो वहाँ पे ओरल रिहाइड्रेशन टैबलेट्स या ओआरएस होता है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सिरप या कुछ होता है ओआरएस, उसको तुम ले सकते हो ताकि तुम्हारे लूज मोशन ही हो जाए. तो कोलेरा बेसिकली क्या होता है? पेट खराब होता है उसमें. तो ठीक है. अमीबाइसिस, अमीबाइसिस अगेन एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, है ना. इसमें क्या होगा? यूज ओनली स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर, क्योंकि ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है. डिप्थेरिया में डीपीटी वैक्सीन लगता है. डीपीटी, डिप्थेरिया, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस. डीपीटी वैक्सीन, डिप्थेरिया, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस. आई थिंक यही है. नहीं नहीं, नॉट प्लेग, सॉरी. डिप्थेरिया, परटूसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, ये तीन. ठीक है. 39. 40, which one of the following is the correct statement regarding the particular psychotropic drug specified? Which one of the following is the correct statement regarding the particular psychotropic drug specified? Morphine leads to delusion, disturbed emotion. नहीं, morphine is a painkiller. इसको सर्जरी के बाद देते हैं, तो ये नहीं होगा. Barbiturates cause relaxation and temporary euphoria. देखते हैं. Hashish causes afterthought perception. चलिए ये सही है. हशीश, गांजा वगैरह एक काम है उनका. ये तो आंसर तो हो गया हमारा सी. आंसर हो जाएगा सी. ठीक है. 40 का सी. 41. अच्छा, लास्ट ऑप्शन वैसे तो ऑप्शन सी था, बट ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम एंड कॉजेस, नहीं ये भी गलत है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 41. इंक्रीज्ड एस्थमेटिक अटैक इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू. बताओ.
Asthma, eating fruits preserved in tin container, not so really. Inhalation of seasonal pollen, ये हो सकता है pollen की वजह से asthma होता है, तो ये हो सकता है आंसर. लो टेम्परेचर नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी. 41 का सही आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, 2007 का क्वेश्चन है. इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ठीक है, बायो में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं. रिपीटेड क्वेश्चन है. If you suspect major deficiency of antibody in a person, which of the following would you look for confirmatory evidence? Serum globulin. ठीक है, चलो. 43. Lysozyme that is present in perspiration, saliva, tears. Destroy bacteria, virus infected cell या certain fungi. Certain types of bacteria, antibacterial होते हैं जो हमारे पसीने के या फिर सलाइवा में या टीयर्स में जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, 43 हो जाएगा ए. 44. कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिसीज. अगेन इसका लिंक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से. मैड काउ डिसीज, बोवाइन सम एन्सेफेलोपैथी, बोवाइन बीएससी. वायरस, प्रियॉन, बैक्टीरिया में फिर वर्म्स. बैक्टीरिया नहीं है, वर्म्स नहीं है, वायरस या प्रियॉन्स में से होगा. एंड इट्स प्रियॉन्स बेसिकली, नॉट इवन वायरस, प्रियॉन्स. 44 का हो जाएगा सी. 45. Bacterium Clostridium botulinum that causes botulism is, देखो ये भी पूरा फैक्ट बेस्ड ही है इस चैप्टर में. ऑब्लिगेट एनारोब होता है ये. ठीक है, इसको कुछ जाने वाली बात नहीं है. 46. HIV that causes AIDS first starts destroying helper T lymphocytes. है तो बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन. 46 का भी ए हो जाएगा. 47. A person showing unpredictable modes, outburst of emotion, quarrelsome behavior, conflicts with others is suffering from एडिक्टिव डिसऑर्डर. देखो एडिक्टिव डिसऑर्डर में तुम्हारे पास एक ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं आते हैं ना. स्किज़ोफ्रेनिया में भी नहीं, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये हो सकता है. ठीक है, आंसर हो जाएगा 47 का सी. आंसर की में भी सी दिया हुआ है, तब सी के साथ ही जाइए. पर्सन शोइंग अनप्रेडिक्टेबल मोड, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, क्वारलसम बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स इज सफरिंग फ्रॉम बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ठीक है. 48. एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स. एंटीबॉडीज क्या चीज होती है? कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना. हाँ, कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन. जब तुम एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ग्लाइकोप्रोटीन है. क्यों? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के भी तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेंगे, प्रोटीन्स भी नजर आएगा, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं. ठीक है. 49. Which of the following depresses the brain activity, induces feelings of calmness, relaxation? बताओ बताओ, अभी पढ़ के आए, बताओ. मॉर्फिन, एम्फेटामाइन, वेलियम होता है आंसर इसका. ठीक है, चलो. देखो 50 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, उसके बाद हमारे पास 40 क्वेश्चन और बचते हैं 90 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 93 क्वेश्चन है हमारे पास. तो एक काम करते हैं, 50 क्वेश्चन पे डन करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के 40 क्वेश्चन 43 क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन, नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं होता. रिडक्शन स्टेम सेल, नहीं. लॉस ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये सही है. 50 का हो जाएगा सी, क्योंकि थाइमस का मेन काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना. अगर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इम्यून सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा. कहते हैं कि जो थाइमस का साइज होता है वो एज एज इंक्रीजेस साइज इसकी कम होती रहती है. इसलिए तुम देखोगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, उनमें थाइमस का साइज बहुत ज्यादा कम हो चुका होता है. क्यों? क्योंकि एज योर एज इंक्रीजेस थाइमस का साइज जो है वो कम होता रहता है. तो जैसे थाइमस, क्योंकि थाइमस एंटीबॉडीज बनाता है, तो अगर थाइमस का साइज कम होगा तो कम एंटीबॉडीज बनेंगी और इम्यून सिस्टम खराब हो चुका होगा, मतलब बहुत ज्यादा, यू नो, ये नहीं होगा. कोरोना के वक्त भी हमें बोला गया था कि ओल्ड जो लोग होते हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, उनको कोरोना ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि थाइमस उनका साइज में कम हो चुका होता है, इम्यून सिस्टम उनका कम हो चुका होता है, इसलिए उनको ज्यादा चीजें इफेक्ट कर जाती हैं बहुत जल्दी. ठीक है. तो डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू लॉस ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओ सॉरी, सॉरी, it's not antibody mediated, it is cell mediated immunity.
कैसे याद आया? देखो थाइमस क्या करता है, थाइमस, देखो थाइमस टी सेल्स प्रोड्यूस करता है ना, तभी तो थाइमस टी से स्टार्ट होता है, सेल का नाम भी टी सेल रखा गया है ना, थाइमस प्रोड्यूसेस टी सेल्स। ये जो टी सेल्स हैं ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कंट्रोल करते हैं। तो अगर थाइमस खराब हो गया तो टी सेल्स खराब हो जाएंगे और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होगी, इसलिए आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होगा, माय बैड, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 51 टू 93 हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, आप देख सकते हैं प्लेयर्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।